नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर के द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उस पर पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था और उसमें जाना कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से उसका गठन होता है। सुरक्षा परिषद जो है मेनली ये शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्व में का मुख्य कार्य जिम्मेदारी उसकी होती है, किंतु वो अपने कार्यों को सही तरीके से, जैसे जो शीत युद्ध का जो प्रभाव था उस वजह से या अन्य बहुत सारे कारणों की वजह से वो अपने जो फंक्शन है, उनके जो कार्य हैं उनको सही तरीके से नहीं कर पाई। लेकिन उसकी उपलब्धि ये मान सकते हैं कि एक लंबे समय से 1945 से अब तक कोई युद्ध नहीं हो पाया है, तो वो अपने जितना कार्य उसको करना चाहिए उतना नहीं कर पाई, किंतु फिर भी वो सफल रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए युद्ध को रोकने में सफल रही है। किंतु अब जो जैसे कि सुरक्षा परिषद का जो निर्णय होते हैं उसमें जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी सहमति अनिवार्य होती है, उनको वीटो पावर करने का भी अधिकार होता है। यद्यपि उनकी सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 15 है, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों को इतनी पावर नहीं है जितनी कि स्थायी सदस्यों को, अर्थात स्थायी सदस्य जो होते हैं उनमें से किसी एक जो सदस्य है उसकी सहमति किसी निर्णय पर यदि नहीं होती है तो वो उसे वीटो कर सकता है, उसको निषेध कर सकता है, उस निर्णय को रोक सकता है। और ये पावर जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास में नहीं होती है। तो क्योंकि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रक्रिया है, ये 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी उस समय इसको स्थापित किया गया था। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या थी वो 51 थी। 51 देश ही इसके सदस्य देश थे, किंतु वर्तमान समय में यदि हम देखें तो सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और आज की डेट में यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या है वो 193 पहुंच गई है। और जबकि सुरक्षा परिषद की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेने की जो प्रणाली है, उसमें अभी भी वही पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, जिसमें कि 5 सदस्यों को स्थायी माना हुआ है और बाकी के जो सदस्य 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होंगे। और उनमें से भी 5 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य तौर पर किसी महत्वपूर्ण विषय पर होना जरूरी है। तो अब प्रश्न, जो विकासशील देश हैं और अन्य जो महाशक्तियां वर्तमान में उभर करके आई हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे जापान है, भारत है, ब्राज़ील है, अन्य जो देश हैं जो प्रमुख रूप से शक्ति के रूप में उभरे हैं, वो ये डिमांड करने लगे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो महाशक्तियाँ 5 महाशक्तियाँ हैं, उन 5 महाशक्तियों को केवल वीटो पावर देने का अधिकार दिया हुआ है, जबकि उतनी ही उनसे भी शक्तिशाली नई जो महाशक्तियाँ उभर करके विश्व पटल पे आ गई हैं, उनको भी अपनी पावर या अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए उनको लिए भी ये वीटो पावर देने का अधिकार दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा किया जाए कि जो वीटो पावर है उसको 5 सदस्यों से भी छीन लिया जाए, या फिर सबको बहुमत के आधार पर या दो तिहाई बहुमत के आधार पर या किसी भी आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज होना चाहिए। किंतु इसके लिए जो अब तक जो स्थायी सदस्य हैं, महाशक्तियाँ हैं, वो इसके लिए राजी नहीं हो रही हैं। और विकासशील देश विभिन्न समयों पर 1990 से 1992 से लेकर के वर्तमान समय तक निरंतर ये आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो निर्णय प्रणाली है उसमें चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उसकी जो सदस्यता है उसमें भी परिवर्तन किया जाए, उसकी सदस्य संख्या को या तो बढ़ाया जाए या वीटो पावर का विस्तार किया जाए या वीटो पावर को हटा दिया जाए। तो इस तरीके की मांगें
होती रही हैं, क्योंकि अन्य जो देश हैं उनका भी अपना महत्व है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि हो गई है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी उसके अंतर्गत जाना चाहिए। केवल जो 5 जो सदस्य देश हैं उन्हीं के पास में ये, या उनकी मनमर्जी या उनकी मोनोपोली इसके अंतर्गत नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके की मांगें विभिन्न समयों पर उठती रही हैं। सबसे पहले 1992 में ये मांग उठी थी, फिर उसके अंतर्गत एक कमेटी बनाई थी उसकी कि भाई क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, तो जिसने 1996 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसमें ये निर्णय दिया था कि जो सदस्य देश हैं उनमें आम सहमति विकसित की जाए, तो उस आम सहमति के आधार पर कोई चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आम सहमति इसमें जो पहले की जो वीटो पावर वाले जो देश हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होंगे, ये तो स्पष्ट बात है। तो आम सहमति बनना बहुत मुश्किल है, भले ही से ये जो वीटो पावर वाले जो शक्तियाँ महाशक्तियाँ हैं देश हैं वो इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। 2005 में बुतरस घाली ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा कि जो सदस्य संख्या 15 से बढ़ा करके सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ा करके 24 कर दिया जाए। स्थायी सदस्य संख्या को भी जो है वो उसको भी बढ़ा दिया जाए और उनकी संख्या 5 से बढ़ा करके 11 कर दी जाए। किंतु जो नए जो सदस्य बनते हैं उनके लिए वीटो पावर नहीं दी जाए। इसमें आम सहमति मिलना ज़रूरी है, किंतु इस पर सभी देशों की सहमति नहीं बन पाई थी और ये मामला फिर टल गया। अफ्रीकी देशों का एक प्रस्ताव आया था कि किसी एक अफ्रीकी देश को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो अन्य जो बहुत सारे ऐसे महाद्वीप हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है, उनमें से वीटो पावर किसी के पास में नहीं है। तो ये बात तो एक स्वाभाविक है कि वीटो पावर के लिए उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो वो भी इसके लिए मांग करते हैं, जैसे कि अफ्रीकी देशों ने, लैटिन अमेरिका के देशों ने, उन्होंने भी डिमांड इसके लिए की है समय समय पर। अस्थायी जो संख्या है उसमें वृद्धि प्रस्ताव का एक और अन्य प्रस्ताव आया था, जिसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिए जाने की बात कही गई थी कि भाई जो स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य हैं उनकी दोनों की ही संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए। फिर एक और 2015 में एक प्रस्ताव आया था, और जिसके अंतर्गत ये जो 4 देश हैं उन्होंने डिमांड की थी, G4 इनको कहा जाता है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, भारत है, ये 4 देशों को स्थायी सदस्य बनाए जाने की डिमांड की गई थी। और इसमें कहा गया था कि भाई ये महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं, और जो पिछड़े हुए महाद्वीप हैं उनका भी इनके अंतर्गत ये प्रतिनिधित्व करते हैं, और महाशक्तियाँ भी ये हैं। तो जो तृतीय दुनिया के जो देश हैं उनका प्रतिनिधित्व इनके अंतर्गत किया जाता है, तो इनको भी स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाए। किंतु इसमें ये 2017 में ये इसकी मांग के लिए ये कहा कि प्रत्येक देश से स्थायी लिखित रूप में इन देशों को समर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। सभी देश यदि लिखित रूप में ये दे देते हैं कि इनको स्थायी सदस्य बना दिया जाए तो सदस्य बना दिया जा सकता है। तो लिखित रूप में और सभी देशों की सहमति की बात करना ये भी एक तरीके से असंभव सी चीज़ थी, और आज तक ये चीज़ नहीं हो पाई है। तो 4 जो देश हैं उनको स्थायी सदस्य के रूप में मांग की जा रही है। तो अब भारत के जब पर प्रश्न ये आता है कि भारत का प्रतिनिधित्व स्थायी सदस्य के रूप में होना चाहिए, उसके पक्ष में क्या चीज़ हैं जो भारत को की सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में
तर्क दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत जो है यूएनओ के सारे सिद्धांतों को अब तक मानता चला आ रहा है और भारत ने शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद का हमेशा सहयोग किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है, चाहे वो कोरिया का मामला हो, चाहे वो मलेशिया ये इसका वियतनाम का मामला हो। इसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत की रही थी और अपनी शांति सेना हमेशा भेजता रहा है। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं कांगो वगैरह या सोमालिया, यहाँ पर जो शांति सेना भेजी वहाँ पर भी भारतीय लोग सेनाओं को भेजा गया था। तो हमेशा भारत ने शांति स्थापित करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है और सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ऐसे देश का प्रतिनिधित्व और जो विशेष तौर से तृतीय दुनिया के जो देश हैं उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है और उनको लीडिंग करता है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया था जिसमें 115-16 जो सदस्य देश हैं उनका प्रमुख देश भारत है जिसने कि इसको लीडिंग किया था। तो तृतीय विश्व की आवाज़ को भारत से अच्छा और कोई बुलंद नहीं और कोई ज़्यादा बुलंद अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। तो भारतीय प्रतिनिधित्व और का दावा इसलिए बनता है। और दूसरी बात यह है कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। विश्व की एक बहुत बड़ी मात्रा में भारत में जो 1.25 अरब से भी ज़्यादा 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंतर्गत है। तो बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है भारत, इसलिए भी इसकी दावेदारी बनती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि देखा जाए तो 1990 के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुंच गई है और दुनिया की गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में से गिनी जाने लगी है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस आधार पर भी भारत को सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इसके अलावा सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। यदि दुनिया के अंतर्गत लोकतंत्र पर यह दृष्टि डाली जाए तो भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़ा विशाल लोकतंत्र है और जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की भूमिका निभाता है, कार्य करता है या प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोकतांत्रिक देश को भी के आधार पर भी उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो भारतीय दावेदारिता ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।